हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बी एस ओ सी 133 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। ये आपका अभी दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और आपका क्वेश्चन पेपर इस तरीके का है कुछ, ठीक है। अभी आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको ये मिलेगा। वहाँ पे अभी आपका जो डेट है यानी कि जून 2024 वो लिख के आएगी। समासार सिद्धांत 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का। 400 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यानी कि आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। 5 क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं आपके 400 है, यानी कि 400 वर्ड्स। और 400 वर्ड्स के लिए 4 पेजेस आपको भरने होते हैं। ये तो एक जनरल नॉलेज है, सबको पता होता है इसके बारे में, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है, पर जो पहली बार देता है उसको नहीं पता होता है, ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, सामाजिक परिवर्तन और क्रांति पर मार्क्स के विचारों की चर्चा कीजिए। इस पे हम बात करेंगे पहले। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है 1 तारीख को है, यानी कि कल ही है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को देख लेना ठीक है। मतलब सभी को शेयर कर देना, और जो आपकी फ्रेंड है आसपास में, जो जिनका ये एग्ज़ाम है, जिनका ये पेपर है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझना है हमें यहाँ पे, ठीक है। काम हमारा सबसे पहला यही होता है, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ो पूरे को, उसको समझो। यहाँ पे बेसिकली समाजशास्त्र जो है, सामाजिक परिवर्तन और क्रांति के बारे में मार्क्स के विचारों को पूछा गया है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक क्रांति 2 शब्द हैं यहाँ पे अलग अलग, ठीक है। वहाँ पे मार्क्स के विचार हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, कि भाई सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक क्रांति पर कार्ल मार्क्स के क्या विचार है। यहाँ पे मैंने उनके जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको, ताकि याद हो सके, ठीक है। हमारे पास समय कम होता है, चीज़ें ज़्यादा करनी है, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से आपको लिए लिखा है। आप इन पॉइंट्स को लिख के इनको डिस्क्राइब आप कर सकते हो, ठीक है। इजीली आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके 4 पेजेस कंप्लीट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला मैंने जो टॉपिक बनाया है, जो पॉइंट बनाया है बड़ा, वो है कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत के बारे में, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के, भाई सोशल लाइफ जो है वो कैसे चेंज हो रही है, उसको जो सिद्धांत है उस पर विचार है कार्ल मार्क्स के, वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। जैसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, मैंने इसकी बुक भी पढ़ा रखी है पूरी। अगर आपको देखनी है जल्दी जल्दी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो उसको, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। और जो और भी प्रीवियस IQ मैंने करा रखे हैं पहले, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। लिंक आपको मिलेगा, 2 लिंक होंगे अलग अलग उसके, ठीक है, ताकि PYQ के अलग और जो चैप्टर है जो मैंने पढ़ा रखा है उसके अलग होंगे। वर्ग संघर्ष, यानी कि पहले भौतिकवाद की बात कर लेते हैं। भौतिकवाद बेसिकली एविडेंस की बात करता है, यानी कि जब हम इतिहास को स्टडी करने के लिए वहाँ पे जो मिले, जो साक्ष्य होते हैं, जो एविडेंस हमें मिलते हैं, सबूत जो हमें मिलते हैं, कि जो बताते हैं उनकी लाइफ के बारे में। जैसे कि भाई गुफाओं में जो चित्रकला हमें मिली है, ठीक है, पत्थरों के द्वारा जो औजार उन्होंने बनाए थे वो हमें मिले हैं, तो उससे हम ऐतिहासिक जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रैब कर पाते हैं। तो ये हमें ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बताता है, ठीक है। ऐतिहासिक भौतिकवाद से मतलब यानी कि उसको स्टडी करने के लिए हमें एविडेंस, हम उनका एविडेंस का यूज़ करते हैं वहाँ पे, इसको हम ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। दूसरा वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष में यानी कि श्रमिक वर्ग जो है, यानी कि जो हमारा सर्वहारा वर्ग जिसे हम कहते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, वो कमा के खाता है, तो उसका संघर्ष ज़्यादा है। क्योंकि आज देखो हम भी संघर्ष कर रहे हैं ना, स्टूडेंट जो होते हैं या फिर जो और लोग हैं, वो सभी संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जॉब के लिए संघर्ष कर रहा है कोई, एडमिशन के लिए संघर्ष कर रहा है, स्कूल में कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसके लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये सबके साथ है, ठीक है। उसके बाद आता है एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया है पहले चैप्टर में ही है ये कार्ल मार्क्स का ये वाला सिद्धांत। यानी कि इसमें वो बताते हैं द्वंद्व जो है एक तरीके की डिबेट होती है, ठीक है। द्वंद्व मतलब डिबेट, आपको ये पता होना चाहिए। द्वंद्व मतलब होता है डिबेट, यानी कि सवाल जवाब करना, तर्क करना। और भौतिकवाद मतलब एविडेंस होता है, मैंने आपको भी ऊपर बताया। भौतिकवाद मतलब एविडेंस होता है, जिसको आप छू सकते हो उसे हम एविडेंस कहते हैं। तो डिबेट करने के लिए बताया है कार्ल मार्क्स ने कि डिबेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हम एविडेंस का इस्तेमाल करें, ठीक है। डिबेट बिना एविडेंस के होना बेकार है, उसका कोई तथ्य या उसका कोई साक्ष्य नहीं मिले तो बेकार है उसको हमें बात करना उस चीज़ के बारे में। तो इनका मानना है कि कोई भी बात की जाए तो वो तथ्यों के आधार पे हो, ना कि ऐसे ही हवा में हम बात कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है अलगाव, एलियनेशन। इनके सिद्धांत एलियनेशन के बारे में कि भाई जो एक व्यक्ति जो काम करता है, कार्मिक, ठीक है, किसी फैक्ट्री में, तो जो भी वो सामान बनाता है उससे वो अलग महसूस करता है, क्योंकि वो सामान जो बना रहा है उस पर उसका अधिकार नहीं है, उसे वो सेल करना है, ठीक है। जैसे कि कोई भी कंपनी में आप काम करोगे, आपके फादर काम करते होंगे,
तो वो कुछ बनाते होंगे कंपनी में, ठीक है, तो उसमें उनका भी हाथ है और भी जो एम्प्लॉयज़ है वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो अवार्ड मिलेगा वो उस कंपनी के जो मालिक है उसको मिलेगा सारा, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके फादर को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपको जो है एलिनेशन के बारे में बताते हैं। ये इनके 3 सिद्धांत हैं, बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही फेमस सिद्धांत है, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। ये आपके हर प्रकार के सवाल के जवाब दे देंगे। इसके अंदर जितने भी कार्ल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको ये 3 जो है, एक रामबाण कहते हैं ना कि मास्टर की, हम एक शब्द यूज़ करते हैं, तो मास्टर की का मतलब क्या होता है? मास्टर की वो की होती है जो कि सभी तालों को खोल पाती है। तो वैसे ही ये जो वर्ड्स है, ये कार्ल मार्क्स के लिए पूरी ज़िंदगी का एक विवरण है। जितने भी उन्होंने अभी तक काम सिद्धांत दिए हैं अपने, वो सभी ये है, ठीक है, आप इनको समझ लेना। बाकी और भी चीज़ें छोटी मोटी लिखी हुई नीचे, आप इनको पॉज कर करके पढ़ लेना, ठीक है, मैं रोक रहा हूँ बीच बीच में इसलिए, ताकि आप इनको पढ़ पाए। अब बात करते हैं सामाजिक क्रांति पर कार्ल मार्क्स के विचार, यानी कि अब हमने बात कर ली एक सामाजिक परिवर्तन के ऊपर, हम बात करते हैं सामाजिक क्रांति के ऊपर कि क्या संघर्ष, क्या विचार अपने जो है कार्ल मार्क्स देते हैं इस पर। कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष, ठीक है, यानी कि जो हमने पीछे पढ़ लिया अभी, श्रमिक वर्ग जो है या फिर हम लोग जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। ये बेसिकली समाज के बारे में बात करते हैं। इनकी आलोचना भी होती है कि ये सिर्फ समाज को लेके चलते हैं, ये व्यक्तिगत जो है बात नहीं करते कभी भी कि एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में बात करें। इनका मानना है कि लाइफ जो ज़िंदगी है वो समाज कंट्रोल करता सब कुछ, ठीक है, तो इसलिए समाज को स्टडी करते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति को। इस ये इनका मानना है। और ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका मानना है कि जो समाज है वो सबको कंट्रोल करता है, एक व्यक्ति को कंट्रोल करता है, इसलिए समाज सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए। बढ़ती सर्वहारा वर्ग की चेतना, यानी कि चेत मतलब जागरूकता, आप कह सकते हैं कि भाई जो सर्वहारा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनके अंदर जो जागरूकता है वो बढ़ रही है। इसके बारे में जो है सामाजिक क्रांति कैसे आएगी वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है कि भाई संघर्ष हो रहा है, उसकी वजह से लोगों के अंदर चेतना पैदा होगी, जागरूकता। उसके बाद क्या होगा भाई? क्रांति जो होगी वो होगी, यानी कि जो पूंजीपति है उनके खिलाफ क्रांति की जाएगी, पूंजीपति यानी जो लोग होते हैं वो। और क्रांति के बाद जो पूंजीपति समाज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। वो एक इमेजिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी कि भाई ऐसा हो सकता है इस तरीके से, है ना, क्रांति की। उसके बाद आता है क्रांति की अपरिहार्यता, यानी कि आर्थिक मंदी, ये जो असमानता है, इसकी वजह से क्रांति होगी। जो रीज़न है क्रांति होने का वो ये है कि भाई शोषण हो रहा है, ठीक है, सर्वहारा वर्ग का, गरीबों का, इसलिए क्रांति होना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका दुर्खाइम के विचारों पर प्रत्यक्षवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे अपने आप में, ये सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल है, यहाँ पे देख लेना आप, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दुर्खाइम के विचारों पर प्रत्यक्षवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। प्रत्यक्षवाद पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। प्रत्यक्षवाद मतलब जो आपको दिखाई देता है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद यानी कि व्यक्तिवाद, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपनी आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है ना, कहते हैं लोग, मैंने जाके खुद देखा है, मेरे सामने इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं इसका गवाह हूँ। तो वो दुर्खाइम उसको जो है प्रत्यक्षवाद के बारे में जो प्रभाव पड़े हैं उन पे, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह आपको पढ़ लेना है। कह रहा है कि दुर्खाइम के विचारों में व्यक्तिगत अनुभव का सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि जो दुर्खीम है इनके जीवन में कोई भी व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं, ठीक है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसका कोई ज़्यादा सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है, किसी व्यक्ति ने इन पर प्रभाव डाला हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि सामाजिक अनुभव का गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी कि पूरा सोसाइटी के बारे में ये बात करेंगे आपसे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बात करेंगे, समाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति बाद में आता है, समाज पहले आता है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति नहीं था जब समाज था, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो हम एक व्यक्ति है, तो हमसे पहले भी तो समाज था, हमारे फादर मदर जो है या फिर और लोग घर में जो होते हैं वो सभी ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं, तो हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी कि समाज की होती है, क्योंकि समाज पहले से ही रहता है और आगे भी रहेगा, ठीक है। तो ये दुर्खीम का मानना है। ये समाजशास्त्र के एक अग्रणी विचारक थे। किनके बारे में बात करें? दुर्खीम के बारे में, कि अग्रणी विचारक थे और जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाज व्यक्तियों से स्वतंत्र और वास्तविकता है, वास्तविकता है, और ये वास्तविकता अनुभवों से अधिक प्रभावित होती है। यानी जो रियलिटी है, हम बात करते हैं रियलिटी की, तो ये रियलिटी जो है ये अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस से दिखाई देती है, ना कि आप
ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल दो तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं। यहाँ बताया गया है कि दुर्खीम के सिद्धांतों में सामाजिक अनुभव को व्यक्तिगत अनुभव से अधिक महत्व क्यों माना गया है, अधिक क्यों नहीं माना गया है। तो इसमें क्या है, सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट, सामाजिक चेतना। इसमें पहले देखो यहाँ पे हमें सवाल जो है ये समझना पड़ेगा कि प्रत्यक्षवाद को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ बताया गया है कि दुर्खैम के सिद्धांतों में सामाजिक अनुभव को व्यक्तिगत अनुभव से अधिक महत्व क्यों माना जाता है, यानी कि जो सामाजिक अनुभव है उनको व्यक्तिगत अनुभव से क्यों जो दुर्खीम है वो इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि ये जो सामाजिक अनुभव होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यक्तिगत अनुभव से। तो ये सामाजिक तथ्य की बात करते हैं, यानी कि सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पूरा सोशल फैक्ट के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अभी आपको और एक्सप्लेन करना है, जितने भी शब्द मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ये समझाने के लिए हैं आपको। आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है अगर ये एग्जाम में आ जाते हैं तो। इसमें क्या है, ये जो सामाजिक तथ्य है इसमें लिखा है कि समाज में मौजूदा नियम कानून मूल्य परंपराएं सामाजिक तथ्य होते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आपको कंट्रोल करते हैं वो सामाजिक तथ्य होते हैं, यानी कि जो फॉलो जो आप कर रहे होते हो, जो नियम कानून होते हैं सिद्धांत होते हैं वो सामाजिक तथ्य होते हैं। इन्हीं के आधार पे समाज कंट्रोल होता है, ठीक है, यानी कि हम कंट्रोल होते हैं। इसी को सामाजिक तथ्य कहा गया है। किसकी एवज में, कि भाई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज में आता है जो भी नियम नियम कानून होते हैं वो सोसाइटी में आते हैं, ना कि कोई एक समाज में आता है, ठीक है ना, सॉरी एक व्यक्ति में आता है, पूरा समाज इसके लिए उत्तरदायी होता है। सामूहिक चेतना जो है उसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कि सामूहिक चेतना साझा विश्वास होता है, मूल्य होते हैं, चरित्र का एक समूह है जो समाज को एकजुट करता है, ठीक है, यानी कि बांधे रखता है एक दूसरे के साथ, एकजुट करता है। इस तरीके से शब्द यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जल्दी ही है, कल है शायद, तो आप एग्जाम्पल जो है आपको ऐड करने हैं, मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना। राइटिंग इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है, नॉर्मल है, इतना है कि समझ में आ जाए आपको। कोशिश की है मैंने अच्छे से लिखने की। और हाँ, संघर्ष आपको सभी आंसर में लिखना होता है लास्ट में, ठीक है, जहाँ पे आपका पॉसिबल हो, जहाँ पे पेज एक्स्ट्रा बच जाए आपका, वहाँ पे आप संघर्ष ऐड कर देना, ठीक है। निष्कर्ष, संघर्ष कह रहा हूँ, सॉरी, निष्कर्ष ऐड कर देना, ठीक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसको कहते हैं, ये इस तरीके से लिखा जाता है, आप इसको देख लेना। टोटम के अध्ययन के संदर्भ में धर्म पर दुर्खीम के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो टोटमवाद पर जो दुर्खीम है इनके विचारों के बारे में पूछा है कि वो जो टोटम है एक बहुत ही सरल समाज है ना, हमें पता है, हमें पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है पढ़ने का थोड़ा बहुत भी। बाकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि भाई टोटमवाद के बारे में क्या जो है, इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखा है पहला, और उसके बाद सामूहिक चेतना का जो प्रतीक है मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई ये जो टोटमवाद है वो सामूहिक चेतना का प्रतीक है, यानी कि यहाँ पे सभी समूह जो है वो बराबर है और इनमें चेतना है, एक प्रकार की भावना है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, जागरूकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाया है मैंने, इनको भी आपको एक्सप्लेन करना है ऊपर जो मैंने आपको दिखाया। सामाजिक एकता को मजबूत करना, ये भी जो है आपको मिलता है टोटमवाद के अंदर, कि भाई ये सामाजिक जो एकता होती है उसको मजबूत करता है, क्योंकि जो टोटमवाद के जो लोग हैं, जो समाज है, वो सभी एक साथ रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक ही पूर्वज का वंशज मानते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये अनुष्ठान, वर्जनाएं, सामूहिक चेतना, सामाजिक एकीकरण को मजबूत बनाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। पवित्र और अपवित्र का विभाजन जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जो है एक तरीके से पवित्रता ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सभी एक ही पूर्वज के हैं, तो इसमें अपवित्रता ना के बराबर आपको मिलती है और नहीं है। दुर्खीम के विचारों की आलोचना को कुछ लोगों ने इनकी आलोचना की है कि भाई सरल समाजों पर जो है ज़्यादा जोर देते हैं, सरल समाज पे, यानी कि उन्होंने हिंदुओं को छोड़ दिया, मुस्लिमों को छोड़ दिया, सिख, ईसाई और भी जो धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा भी काफ़ी सारे धर्म हैं, ठीक है, यहूदी, ठीक है, क्रिश्चियन, ये सब छोड़ दिया है उन्होंने, बाकी बस ये एक ही धर्म टोटमवाद पे ध्यान दिया है, क्योंकि ये इनका मानना था कि ये बहुत ईजी है, तो इसलिए इनकी आलोचना भी होती है। टोटमवाद की सार्वभौमिकता, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, प्राधिकार की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, ये किस प्रकार शक्ति से भिन्न है। प्राधिकार यानी कि अधिकार कह सकते हो आप इसको, दूसरे शब्दों में प्राधिकार मतलब होता है अधिकार, ठीक है। अधिकार को हम इंग्लिश में अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है।
अथॉरिटी यानी कि जब हमारे पास कोई लीगल पावर होती है किसी चीज़ को करने की, तो उसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। एग्जाम्पल के लिए हमारे जो देश के अंदर किसी भी जिला में आईएएस आईपीएस होते हैं, इनके पास अथॉरिटी होती है इस राज्य को चलाने की, क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और इनका जो पद है वो मान्य है, ठीक है, संविधान में मान्य है, लोगों के द्वारा मान्य है, तो इसलिए ये अथॉरिटी जो है इसको हम प्राधिकार कहते हैं। तो इसको हमें पहले एक्सप्लेन करना है, इसकी संकल्पना को बताना है और उसकी व्याख्या भी करनी है। इसको एक्सप्लेन करना है और उसके साथ साथ में ये किस प्रकार शक्ति से भिन्न है, यानी कि पावर, ठीक है। शक्ति और प्राधिकार, इन दोनों में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है, ये भी सवाल पूछा गया है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज इस वाले को। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है क्योंकि काफ़ी टफ है, राइट, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि प्राधिकार की संकल्पना का हिंदी में अर्थ है अधिकार की अवधारणा, ठीक है। मैंने हिंदी में बता दिया है आपको, बाकी आप इसको पढ़ लेना। अब हम सीधा जो है मेन टॉपिक पे चलते हैं, तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार। देखो यहाँ पे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि यहाँ प्राधिकार की अवधारणा को समझाने के लिए दो मुख्य दृष्टिकोण दिए गए हैं। दो दृष्टिकोण, विचार, सिद्धांत, जो भी आप कह सकते हो, इसको समझने के लिए, ठीक है, कि प्राधिकार होता क्या है। मैंने आपको पहले ये बताया कि संकल्पना, ऊपर पहला सवाल ये था कि संकल्पना के बारे में बताइए, तो मैंने यहाँ पे संकल्पना एक्सप्लेन किया है कि संकल्पना क्या है। पहला जो है तर्कसंगत और कानूनी प्राधिकार, यानी कि जो जब हम बात करते हैं अथॉरिटी की, तो ये जो अथॉरिटी होती है ये तर्कसंगत होती है, ठीक है, क्योंकि ये मान्यता इसके पास होती है। कोई भी पद जो है आपके पास होता है, आप आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर, इनके पास जो है एक अथॉरिटी होती है चीज़ों को करने की, काम करने की। इनके द्वारा की गई चीज़ों को लोगों को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ठीक है। सरकार कानून बनाती है। जो नेता हमारे होते हैं, राजनेता, इनको भी अथॉरिटी होती है क्योंकि इनको हमने चुना है वोट देके, तो इनके पास तर्कसंगत कानूनी प्राधिकार यानी कि अधिकार, इनके पास अथॉरिटी है, ये काम कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमने इनको परमिशन दिया करने की, ठीक है। ये हो गया तर्कसंगत। दूसरी चीज़, आप बाकी जो भी रह गया वो पढ़ लेना, इस यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऐड किया है उसका, आप इसको एग्जाम्पल को पढ़ लेना, ठीक है। सामाजिक स्वीकृति, यानी कि जो सोसाइटी है इनको स्वीकार करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि सरकार ने या तो इनको लोगों ने चुना है, ठीक है, अपना वोट देके, नेताओं के, जो नेता जब हम वोट देते हैं इलेक्शन के टाइम में, तो वो एक, ये भी एक रीज़न बन जाता है कि भाई हमने चुना है इसलिए हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इनकी बात माननी पड़ेगी। दूसरी चीज़, या तो इनके पास कोई अथॉरिटी है या इनके पास कोई डिग्री है बहुत बड़ी, जैसे कि आईएएस आईपीएस डॉक्टर, ठीक है, लॉयर की है, जज की है, तो ये पद है बड़े बड़े, तो इनको भी हमें जो है इनका भी सम्मान करना पड़ता है। लोग इनका सम्मान करते हैं, इसलिए इनको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, अपना जो पॉइंट आता है, प्राधिकार और शक्ति में भिन्नता क्या होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे समय है, आपको ये समझना पड़ेगा। प्राधिकार मतलब अथॉरिटी, मैंने आपको बता दिया। शक्ति मतलब होती है पावर, ठीक है। कह रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता से जुड़े शब्द हैं, लेकिन उनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इन अंतर को देखने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। सबसे पहले वैधता, दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले प्राधिकार के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं कि प्राधिकार वैधता जो है, प्राधिकार के वैधता प्राधिकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका मतलब यह है कि प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त प्रणाली या पद से प्राप्त होती है, यानी कि आप, अगर आपके पास प्राधिकार है, यानी कि आपके पास अथॉरिटी है, तो इसका मतलब ये है कि आप वैध हो, ठीक है। वैधता प्रदान करता है ये आपको प्राधिकार, कि आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको लोगों ने चुना है, या फिर आपने एग्ज़ाम दे के उस चीज़ को हासिल किया है, ठीक है। कोई भी बड़ा एग्ज़ाम, आईएएस आईपीएस जो भी आप करते हो, इनकम टैक्स में, ये जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं जज वगैरह के, लॉयर के, ये दे के फिर आपको पास किया गया है, तो आपके पास अथॉरिटी हो जाती है। दूसरी चीज़, प्राधिकार में शक्ति आ जाती है। शक्ति में क्या है, ज़रूरी नहीं होता कि भाई यहाँ पे इसके पास वैधता प्राप्त हो, क्योंकि ये इसके पास शक्ति है। शक्ति में क्या क्या आ जाता है, शक्ति में आती है पैसा। आपके पास पैसा हो सकता है, या तो आपके पास शारीरिक पावर हो सकती है, ठीक है, जिससे कि आप किसी को धमका के, डरा के वो वैधता प्राप्त कर सकते हो। तो ये कभी कभी ना फॉलो नहीं किया जाता समाज में, ठीक है। उसके बाद होता है स्रोत, यानी कि जो जरिया है पावर का, वो कहाँ से है। प्राधिकार
में क्या कह रहा है कि किसी पद या स्थिति से जुड़े होता है, यानी कि राजनेता, ये जो शिक्षक है या पुलिस है, IAS IPS है, ये क्या है, स्रोत है पावर के, ठीक है, इनके पास प्राधिकार होता है। जबकि जो शक्ति है इसमें आपको धन, बल, ज्ञान, ये स्रोत होते हैं इसके पास चीज़ों के। तो ये जो है कभी कभी ये फॉलो नहीं करते लोग, इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि इसके पास कोई वैसी पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है इसके पास, बस शक्ति है, डराता है लोगों को। इस वजह से स्वीकृति, प्राधिकार को स्वीकृति प्राप्त होती है, जबकि जो शक्ति होती है, जो जिसके पास पावर होती है, उसके पास ये सब लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, कभी कभी इसका विरोध भी करते हैं ना, आपको बता दिया पहले ही। इसके लिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि प्राधिकार के लिए कह रहा है कि एक शिक्षक के पास कक्षा को नियंत्रित करने की प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी होती है, क्योंकि उन्हें स्कूल ने ये प्राधिकार जो है दिया होता है। पहला हो गया। उसके बाद सेकंड जो है शक्ति, एग्जाम्पल के लिए एक धनी व्यक्ति के पास दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति हो सकती है, भले ही उसके पास कोई अधिकार पद ना हो, ठीक है, यानी कि जिसके पास पैसा है, पावर है, शक्ति है, ठीक है, शारीरिक शक्ति है, वो कर सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और मिस हो गई है कि भाई निष्कर्ष आपको लिखना है, मैंने आपको बता दिया कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि तो इस तरीके से हम जो है निष्कर्ष लिखते हैं कि हमने समझा कि जो प्राधिकार और शक्ति है उसमें कितना विभाजन होता है, हमने ये भी समझा कि जो संकल्पना है उसकी किस प्रकार की है, ये आपको एक निष्कर्ष में लिखना होता है। छोटी सी चीज़ें होती है, 2 3 4 लाइन आपको ऐड करने होते हैं, बस हो गया आपका काम, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है आप मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना आप मेरी वीडियो को, चैनल को। बाय बाय।